युवराज। युवराज कौन होता था? जो राजा का पुत्र होता था उसको क्या कहा जाता था? युवराज। और यही उपराज जो प्रांत होते थे उनका प्रमुख होता था। क्लियर? युवराज कौन होता था? राजा का पुत्र। राजा का क्या होता था? पुत्र। इसके बाद एक आता था क्षमाहर्ता। क्षमाहर्ता लिख लो। क्षमाहर्ता क्या होता था? ये राजस्व का प्रमुख होता था। जो राजस्व होते थे उनका प्रमुख क्या कहलाता था? क्षमाहर्ता। उनका प्रमुख समाहर्ता कहलाता था। मेरे पास इसके बाद तुरंत क्लास लगी रहती है। समाहर्ता। अगला लिख लो भाई। कुछ ऐसे बड़े बड़े पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। व्यवहारिक। हाँ, व्यवहारिक। व्यवहारिक लिखो। दीवाने दीवानी न्यायालय का प्रमुख। अभी ये समझा दे रहे हैं। अभी कुछ नाम लिख लो, फिर इसके बाद ये सब समझा दे रहे हैं। दीवानी न्यायालयों का प्रमुख। अगला लिख लो। लिख लिया? प्रदेष्टा। फौजदारी। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या प्रमुख। ठीक। नेक्स्ट लिख लो भाई। सन्निधाता। सन्निधाता। सन्निधाता क्या होता था? सन्निधाता वो होता था जो कोषागार होता है उसका प्रमुख, यानी राष्ट्रीय या राज्य के कोषागार का प्रमुख। इनको तो जानते ही हो, इनसे तो कोई गिला शिकवा नहीं है। किससे? सेनापति। सेनापति कौन होता है? सेनाओं का प्रमुख। इसके बाद इस सेनापति का एक सहयोगी होता था जो क्या होता था? नायक। यानी जो सैन्य विभाग का प्रमुख कौन बनता था? सेनापति। और जो सैन्य टुकड़ियों का प्रमुख होता था वो क्या कहलाते थे? नायक। आज भी होते हैं। दूसरे इनके ही सहयोगी सेना के प्रमुख, सेना की टुकड़ियां जो होती थी उनके प्रमुख, और जो एक दंडपाल भी होते थे। दंडपाल साहब का काम यह था कि सेना को जितने भी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है, चाहे वो अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं, खाना पीने की चीजें हो सकती हैं, इन सब का इन सब का लेखा जोखा उनको पहुंचाने का काम किसका था? दंडपाल का था। यानी सैन्य सामानों के रख रखाव तथा पहुंचाने का कार्य। एक और व्यक्ति थे सही अलग, जिनका नाम था क्या? नागरक। नागरक क्या होते थे? नगर के प्रमुख होते थे। ये नगरों के प्रमुख। एक व्यक्ति होते थे जिनका नाम था अंतपाल। अंत मतलब लास्ट में जो हो। लास्ट में का मतलब क्या हो गया? यानी ऐसे व्यक्ति जो सीमावर्ती क्षेत्रों की या सीमाओं की सुरक्षा करते थे उनको क्या कहा गया? अंतपाल। यानी सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करने वालों का प्रमुख।
सीमावर्ती अटावा कौन हुआ करते थे? जो वन होते थे उनका देखरेख क्या कहलाते थे? हाँ, वनों की देखरेख करने वाले, यानी वन विभागों का प्रमुख, सीधे लिख लो, वन विभागों का प्रमुख। ये सब क्या है? केंद्रीय स्तर के तीर्थ हैं। अगर हम ये देखें, तीर्थों की संख्या तो 18 है, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ अन्य भी हुआ करते थे जिनका कोई विशेष बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि इतना याद भी नहीं कर सकते हो। जैसे दैवाहिक होते थे। दैवाहिक होते थे जो महिलाओं की सुरक्षा करते थे, महिलाओं के देखरेख में महल में क्या क्या चल रहा है उसी से सुरक्षा करनी है, वो भी हुआ करते थे। ठीक, अस्त्रपालक भी हुआ करते थे। मतलब अलग अलग प्रकार के बहुत सारे, यानी 18 तीर्थों की इनकी चर्चा की गई है, लेकिन हम 18 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 18 लिखने का मतलब हमें याद भी करने पड़ेंगे। अगर हमें इतने याद हैं तो भी हम अपना काम कर सकते हैं। अगर हमें इतने भी याद हैं तो इसके अलावा हम अन्य चीजों को जोड़ के निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एक चीजें बस हल्की सी ध्यान देने लायक हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मैं एक बार ध्यान दें। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट ही करो। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये और ये क्या है? बड़े इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की दृष्टि में ये सब आ रहे हैं। इनको तो हमें याद ही रखना है, हर हालत में याद रखना है। अगर एक आध चार एक और लिख लो, जिससे आसान है बहुत, दुर्गपाल। दुर्गपाल, हाँ, ये क्या था? दुर्गों का प्रमुख था। दुर्गपाल ये किसका था? दुर्गों का प्रमुख था। अगला एक और लिख लो भाई, छोटे छोटे हैं कि आसान वाले। एक हमारे दिमाग में जरूर क्लिक कर रहा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉरी, कर्मांतक। कर्मांतक ये क्या था? ये एक ऐसा व्यक्ति था जो काम कराने का काम करता था, यानी इसका मतलब क्या है? लिख लो, उद्योग धंधों का निरीक्षक। उद्योग धंधों का निरीक्षक। एक नाम और, बस बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये अब देखो, इसको तो मैं दूसरे तरीके से समझाते हैं। इसको इसको समझना कैसे है? एक्चुअली में आसान है, केवल कंफ्यूजन ना करना है। इसको कैसे समझना है? काम करने वाले, कर्मांतक मतलब काम करने वाले। आटविक, आटविक या आटविक, आटविक माने होता है वन, तो ये वनों के क्षेत्र का हो गया। अंतपाल यानी जो लास्ट में जो लोग रहते हैं, यानी सीमाओं की सुरक्षा करने वाला। नागरक, नगर की। दंडपाल, ये कंफ्यूज कर सकता है। दंडपाल इसलिए कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि दंडपाल का मतलब होता है कि कोई दंड देने वाला हो, लेकिन ये है क्या? सेना के रख रखाव करने वाला अधिकारी है। नायक तो जानते ही हो कि भाई सेना में क्या होता है? एक नायक होता है जो लीड करता है टुकड़ियों को, और उन सबकी सेनाओं का प्रमुख क्या है? सेनापति। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजिंग है। ये सन्निधाता कौन सा होता था? जो कोषागार का प्रमुख होता था वो क्या था? सन्निधाता। ये तो खैर अभी हम एक बार फिर इनकी भी चर्चा करेंगे। समाहर्ता, ये याद करने लायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में बहुत पूछा जाता है।
अभी अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, इसीलिए तो हमने अभी छोड़ रखा है। अभी न्यायालय की बात करने आ रहे हैं। क्षमाहर्ता वो होते थे जो क्या करते थे, राजस्व इकट्ठा करने काम करते, राजस्व को निरीक्षण करने वाला प्रमुख व्यक्ति था वो। अब ये एक आते हैं, क्या है, प्रशस्ता। प्रशस्ता मतलब होता था, एक देखो, एक प्रशस्त लेख कहे गए। प्रशस्त लेख वो लेख होते थे जहां राजा अपनी विजयों का वर्णन करता था, उल्लेख करता था। उसी आधार पर यह है, याद कर लेंगे। प्रशस्ता क्या होता था, जो राजा के कार्यों को लिखने तथा उल्लेखित करने का काम करता था। लिखने व उल्लेखित करने का काम करता था। ये देखो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको बार बार जब पढ़ोगे तभी याद रहते हैं, वरना ये क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। इनकी ये बीमारी है कि इनको अगर आप भूले या थोड़ा सा ध्यान नहीं गया तो आप इनको भूल जाएंगे। फिर भी अब इसके लिए कभी परेशान ना हो, तुम्हें एकदम से याद नहीं आएंगे। ये बिल्कुल हम कड़वा सच बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि लोग कहेंगे कि रट्टा मार लो, ये कर लो, कुछ नहीं करना। आपको केवल पढ़ना है इनको। जब ऑप्शन आएगा तब आप लॉजिक के साथ इसको निकाल सकते हैं। वैसे पूरी एनर्जी लगा दोगे तुम इसको याद करने में, कोई फायदा नहीं। ऐसा कोई काम में तो जहाँ ज्यादा ताकत लगे, कम ताकत में अच्छा काम। अब आते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष, अब डालो अध्यक्ष। हमने बताया था कितने अध्यक्ष बताए गए थे, 27। एनसीईआरटी ने बोला कितने, 27 अध्यक्ष हैं। ठीक, अलग 28 तो कहीं 28 मिलते, वो चाणक्य की वजह से गड़बड़ रहता है। एनसीईआरटी बोलती तुम्हें कितने हैं, 27 अध्यक्ष हैं। अब इन 27 अध्यक्षों में अध्यक्ष वो होते थे, जैसे आजकल देखा होगा एक विभाग होता है, अब विभाग का एक प्रमुख व्यक्ति होता था, तो उन जो विभाग होते थे उनके प्रमुख व्यक्तियों को अध्यक्ष कहा गया। जैसे तीर्थ जो होते तो केंद्रीय मंत्री थे, इन केंद्रीय मंत्रियों के अंतर्गत भी नीचे काम करने वाले थे। इन विभागों के एक अध्यक्ष होता था जिसको विभागाध्यक्ष बोलते थे, जो सारे विभागों की क्या करता था, देख रेख कर लिया था, मेन व्यक्ति। तो इन छोटे छोटे जो विभाग हैं इनमें सब नहीं, कुछ विभाग हम लोग जान लें। जैसे पहले ही एक बात कर लेते हैं, लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष अध्यक्षों के कुछ नाम लिखने हैं, इनके कार्य इधर, क्योंकि वो लिखाएंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं तुमको। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष वो होता था जो टकसाल, जहां पैसे मिंट जो होती है, जहां क्या होते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, उनका प्रमुख होता था। लिखो, टकसालों का अध्यक्ष। टकसाल, टकसाल क्या होते हैं, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिंट। एक कौन आ गए, गणिका। ऐसी चीजें, ऐसे स्थान जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं टकसाल। जैसे 10 रुपए 5 रुपए ये सिक्के होते हैं, जहां जिन जगहों पर ढाले जाते हैं उनको बोलते हैं क्या, टकसाल। ठीक, सिक्के ढाले जाने के स्थान होते हैं ये। नेक्स्ट व्यक्ति आते हैं भाई गणिका अध्यक्ष। ये गणिका अध्यक्ष होते थे। ये गणिका अध्यक्ष क्या होते थे, वैश्याओं के प्रमुख, गणिकाओं तथा वैश्याओं के प्रमुख, यानी सब विभाग हैं और विभागों के सब क्या हैं, प्रमुख हैं। पतना अध्यक्ष, नहीं लिखा, हो गया गड़बड़ हो रहा है, इधर हम लिख दे रहे हैं। पंतना अध्यक्ष, देखो ये ऐसे याद करना है, गणिका मतलब होते हैं वैश्याएं, तो इससे याद हो जाएगा। पंतना अध्यक्ष मतलब होता है पत्तन,
पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, समझ गए। तो बंदरगाहों का जो प्रमुख होगा, अध्यक्ष विभाग का प्रमुख होगा, वो क्या कहलाएगा? पंतना अध्यक्ष। हाँ लिख लो। पंतना अध्यक्ष, ये कुछ पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि नहीं लिख पा रहे हो अभी भी? वैश्याएं गणिकाओं के प्रमुख था ये। वैश्याएं वो होती हैं जो देह व्यापार करती महिलाएं, उनको कहा जाता है वैश्या। वो वैश्य होते हैं। वैश्य शब्द बाद का है। वैश्य मतलब होते हैं जो व्यापार करने वाले, जिनका व्यापार कृषि इन सबसे जुड़ाव होता है, उनको वैश्य कहा गया है। अगला लिख लो भाई, नवाध्यक्ष। नेक्स्ट नेक्स्ट, नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष वो व्यक्ति होता था जो नाव तथा नौजहाज जो होते थे उनका प्रमुख होता। लिख लो नवाध्यक्ष, नौकाओं नौकाओं या जहाज रानी का प्रमुख। लिख लो भाई। अगला लिख लो, सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष ये किसका होता था? कृषि कृषि विभाग का प्रमुख। खान या खदानों का अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष क्या होते थे? जो खान होती थी उनकी अकाराध्यक्ष। अगला भाई, एक होता है पंड्या अध्यक्ष। पा अदा लिखना पड़ेगा, पढ़ायाध्यक्ष। और माने क्या होता है? जो व्यापार किया जाता था, पढ़ने मतलब क्या होता है? तो व्यापार किया जाता है उसका, यानी वाणिज्य विभाग का प्रमुख, कॉमर्स। पढ़ मुद्रा थी। अभी हम इस मुद्राओं पे भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि मौर्य प्रशासन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वाणिज्य विभाग का प्रमुख। प्रमुख का मतलब यहां पर अध्यक्ष है। बार बार अध्यक्ष बहुत कठिन शब्द है, इसलिए नहीं लिखा रहे हैं। कॉमर्स 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 का मतलब क्या होता है? हाँ इकोनॉमिक्स, उसी को हिंदी में वाणिज्य बोला जाता है। अच्छा तो ये हो, अच्छा हमें बता ही दो अब, वाणिज्य क्या होता है? होता क्या है कॉमर्स? फंस गए। हाँ हाँ बताओ। डेवलपमेंट के हिसाब से हो रहा है पैसे का, और पैसे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट किस चीज कैसे हो रहा है, या पैसे का इधर उधर करना इस तरह से। हाँ, यानी वाणिज्य का मतलब होता है कि जो भी ट्रेड या जो व्यापार सब कर रहे हैं उनका
जो विधिवत लेखा जोखा है वो वाणिज्य कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। इसीलिए ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की जाती है, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार मतलब लेन देन पैसे का करना, और उसका लेखा जोखा पूरा करना वो क्या कहलाता है, काम वाणिज्य। पौरवा अध्यक्ष, ये अध्यक्ष साहब क्या करते थे, माप तौल कि क्या कितना होना चाहिए, माप तौल विभाग के प्रमुख। कुप्याध्यक्ष, पावना ये सबसे टफ पार्ट, इसीलिए टफ माना जाता है मौर्य प्रशासन थोड़ा, यह याद करने वाली बड़ी चीजें हैं। कुप्याध्यक्ष ये क्या था, वन संपदा का प्रमुख। हाँ, बहुत सारी मौर्य से आई हुई हैं। एक मिलता था हमें कौन, मुद्रा अध्यक्ष। अब यहां ये कंफ्यूजिंग पॉइंट आया, मुद्रा का मतलब यहां पर पैसे से मतलब नहीं है, बस यही समझना ही था, इसीलिए तो बता रहे कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। यहां मुद्रा का अध्यक्ष है जो, वो पासपोर्ट विभाग का प्रमुख था, यानी विदेश विभाग, यानी कोई, अरे भाई बहुत अध्यक्ष देखो ऐसे अब सोचो तुम ईरान जाना है तो आपको वो लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, मानाध्यक्ष कौन सा, कुपिया, ये वन संपदा, यानी जो वन में जो चीजें होते हैं, आजकल डीएफओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, बस वही है ये। मौर्य काल में इनको कुपिया अध्यक्ष बोला गया। मानाध्यक्ष, मानाध्यक्ष ये मानते थे, मापन करते थे, दूरी समय इन सबका मापन का काम देखने वाले ये थे। मानाध्यक्ष लिखो, दूरी समय आदि के मापन के अध्यक्ष। अगला भाई एक और लिख लो बस, क्योंकि है तो बहुत सारे, थक जाओगे लिखते लिखते। कुछ इंपॉर्टेंट लिख लो बस, बाकी तो सब ऐसे बने रहेंगे। लिख लो भाई अगला, बहुत सारे नाम है जो आसान से याद हो जाएंगे। देखो, संस्था अध्यक्ष, अभी बस तुम जो सोचोगे थोड़ा गलती होगा। देखो, व्यापारिक व्यापारिक मार्गों का प्रमुख, मार्गों का प्रमुख। अगला लिख लो, विविता अध्यक्ष, ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। विविता अध्यक्ष, विविता नहीं लिख पा रहे हो, छोटा विविता, बबीता भी नहीं है, विविता है, विविता अध्यक्ष। चारागाह, चारागाहों के प्रमुख। ठीक, अरे बहुत आजकल का जो प्रशासन देखोगे ना, वो बहुत हद तक इससे मैच करता हुआ है सब, बस नाम बदलते। हाँ, याद भी होते गांवों में जो होते हैं, और इनके और भी कई अध्यक्ष हैं, जैसे ये तो बहुत आसान आसान है, लोहा अध्यक्ष आ जाएंगे, ये समझ गए इनको क्या है, लोहे
लोहे के जो ढाला जाता था उसकी जांच करना, इन सब का काम किसका था? ये सोने से अध्यक्ष थे, सोने की शुद्धता क्या है, सोना कहां से आएगा, कितना आ रहा है। हाँ, तो ये क्या थे? सोने विभाग से संबंधित थे। नहीं, ये केवल शब्दों में थोड़ी सी टिपिकल है, बाकी ये आसान चीजें हैं, इतनी टफ नहीं है। बस इतने ही रखो, बाकी इनके अलावा जो भी मिलेंगे वो आसान आसान से शब्द हैं, इनमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट की आवश्यकता है। जैसे पूरे एक चीज बड़े ध्यान से समझ लो, कुछ चीजें मैं ही समझा दे रहे हैं। जब भी कभी लक्षणाध्यक्ष से रिलेटेड आएगा, ये हमेशा टकसाल से आता है। आज के बाद जितने भी इतिहास में कहीं पर भी नाम आएगा लक्षणा से जुड़ा हुआ, तो कैसे आएगा? इसी से। गणिका आएगा तो वैश्याओं से। पतन, ये होता क्या? पत्तन, पत्तन मतलब होता बंदरगाह। जो डॉकयार्ड होते हैं, शिप यार्ड होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? बंदरगाह। तो ये जहां वर्ड मिलेगा यहाँ पर, नवा मतलब नाव, यानी नाव में क्या हो सकता है? छोटी नाव हो सकती है, बड़ी नाव। तो छोटी नाव के लिए नाव यूज कर लेते, बड़ी नाव के लिए क्या? जहाज रानी वगैरह यूज कर लेते हैं, उनके प्रमुख। सीता अध्यक्ष, देखो सीता शब्द जहां भी आएगा ये ध्यान रखना, सीता को जोड़ा गया है कृषि से। केवल अभी हम जाके यहां पर एक चीज समझेंगे, यहां सीता का मतलब और अन्य जगहों पर सीता का इसलिए जोड़ा गया कि जमीन से सीता की उत्पत्ति हुई है। सीता का जन्म हुआ किससे हुआ? जमीन में खुदाई करने पर। तो अब जहां पर भी सीता भूमि, देखो सीता शब्द आए तो कृषि के लिए, सीता भूमि यानी ऐसी भूमि जो सरकार की होगी। देखो हम ये बता रहे हैं, ये समझ लो, ये पूरे इतिहास में सेम, पूरे प्राचीन कालीन इतिहास में सेम वर्ड चलेंगे। सीता का मतलब जहां भी आए उसको समझ लेना कृषि से संबंधित है, चाहे वो कृषि भूमि हो, चाहे सीता कर हो। कर भी है तो किसका? राजस्व कर होगा, यानी कृषि पे कर होगा। अकारा वर्ड आता है किसके लिए? खदान, जो माइंस बनाई जाती थी उनके लिए। पढ़िया अध्यक्ष, ये पढ़िया वाला वर्ड हमेशा अगर हम अपने उसमें भी जाएंगे तो, अच्छा, किसी ने वो सुनी है, घरों में कथा होती है उसमें से हम सुनना, तो उसमें इस वर्ड का बड़ा यूज होता है। हाँ, कथा सुनी है, उसमें आता है कि उसके वो चले गए विदेश व्यापार करने, कलावती लीलावती। तो उसमें इस वर्ड का आता, पढ़े होने होते थे जो व्यापार करते थे, वाणिज्य व्यापार, तो उसी से ही जुड़ा हुआ है। पौतवा अध्यक्ष वो होते थे जो क्या करते थे? नाप तोल। ये थोड़ा सा वर्ड कंफ्यूज करता है। आत्विक होता तो आसान था, आत्विक माने जंगल होता ही है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कुप्याध्यक्ष वाला, तो ये थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, ये कंफ्यूज करेगा। मुद्रा, माना, यानी इसको ऐसा मान लो कि समय कितना हो गया, क्या माने, दूरी कितनी मानी जाए, तो यदि डिस्टेंस, दूरी, समय, इन सबको मापन के लिए अध्यक्ष था। ये थोड़ा सा अलग है। विविधता चरगाहों का प्रमुख, बाकी आसान है। लोहे की बात करें तो लोहा से, स्वर्ण की बात करें तो सोने से संबंधित है। ये सब क्या है? आसान है, इनमें से हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमने बात कर ली इनकी क्षेत्रों की। अब आ जाओ भाई, थोड़ा सा अलग बात करते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो हमने वर्ड बताया ना, हर जगह पूरे के पूरे प्राचीन भारत में सेम मिलेंगे। समझिए, प्राचीन भारत में क्या मिलेंगे? हमेशा सेम। अब आगे हम बात करें, तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रांतों की। डालो प्रांत, लिखो। अब हम किसकी प्रशासन की बात कर रहे हैं? प्रांत। देखो, प्रांतों के प्रमुख, प्रांतों के प्रमुख
प्रांतों के प्रमुख कौन हुआ करते थे? राजकुमार हुआ करते थे। प्रमुख प्रांत कौन होते थे? राजकुमार हुआ करते थे। अगला पॉइंट लिख लो। चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय चार प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय चार प्रांत तथा अशोक के समय 5 प्रांत थे। यानी उनका जो शासन था उन्होंने कैसे बांट दिया था? प्रांतों में बांट लिया था। 5। एक भाग उन्होंने, देखो जैसे उनका ये शासन है, अगर हम इसको देखें, बेचारा ऊपर ज्यादा दब गया। ठीक, देखो ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ये, और यहां पर ये मगध का क्षेत्र है। तो मगध के आसपास का जो क्षेत्र था, ये पूरा इधर वाला गंगा घाटी के पूरा आसपास का क्षेत्र, इसको बोला जाता था क्या? मध्य क्षेत्र या प्राच्य क्षेत्र। और इस प्राच्य क्षेत्र की जो राजधानी हुआ करती थी, वो राजधानी क्या होती थी? पाटलिपुत्र। ये क्षेत्र है, ये अच्छा प्रांत है, और ये क्या है उनकी राजधानी। पाटलिपुत्र। ठीक, अब देखो दो तरीके की ये चीजें थी। इधर वाले क्षेत्र को एक रास्ता था जो इस वाले पूरे क्षेत्र को जोड़ता था। एक रास्ता था जो क्या करता था? इस पूरे क्षेत्र को जोड़ता था। जो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर ताम्रलिप्त एक बंदरगाह है बंगाल के पास। ठीक, यहां से ये पूरा ऐसे जोड़ता था। तो इधर को जोड़ने वाले इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने उत्तरापथ कहा है। उन्होंने एक प्रांत का नाम क्या दे दिया था? उत्तरापथ। पथ माने रास्ता, हाँ हाँ, उत्तरापथ। उत्तरापथ जो था उसकी राजधानी उन्होंने बनाई तक्षशिला। उसकी राजधानी क्या बना दी? तक्षशिला। तीसरा उन्होंने बनाया हाँ, तो इसकी राजधानी क्या बना दी? तक्षशिला। एक क्षेत्र क्या था? ये एक क्षेत्र ये वाला था जो खासकर ये पश्चिमी क्षेत्र वाला पूरा आता था। और इस क्षेत्र में एक बड़ा नगर पड़ता था जो आज भी उतना ही फेमस है जितना कल था, जिसका नाम था क्या? उज्जैन। उसको भी एक राजधानी बनाया था। एक राष्ट्र याद है आपको? हमने एक उज्जैन की तरफ या इधर इस वाले राजस्थान क्षेत्र में हमने एक तुम्हें एक राज्य बताया था, महाजनपद अवंती वाला, याद आया कुछ? तो अवंती वाला जो क्षेत्र था उसकी राजधानी क्या थी? अवंती प्रदेश या अवंती क्षेत्र। अवंती बहुत फेमस राजधानी क्या थी? उज्जैन या उज्जैनी? उज्जैन या उज्जैनी, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये वाला पूरा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। एक ये क्षेत्र हो गया, 1 2 3 हो गए। एक क्षेत्र ये वाला था जो नर्मदा नदी के नीचे का क्षेत्र था पूरा। ये वाला अगर क्षेत्र देखते हो, कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में कई राजधानी क्या, इसको बोला गया दक्षिणापथ, यानी दक्षिण भारत जाने का जो रास्ता था।
इसकी राजधानी उन्होंने बनाई सुवर्णगिरी। अब सुवर्णगिरी जानते हो कहां है? सुवर्ण माने सोना, गिरी माने उसका स्थान, सोने का स्थान कौन सा है? कर्नाटक। केजीएफ खूब देखे हो गए? नहीं देखे हो? केजीएफ मूवी देखे हो? कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार माइंस जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए, सुवर्णगिरी। और पांचवा देखो इधर सुनो, अरे अब तुम लोग केजीएफ पे लग गए, नालायक हो, तुरंत शुरू हो जाते हो कि मूवी। अरे तो कोई जरूरी नहीं, नहीं देखता कोई। अरे क्यों जरूरी भाई? नहीं देखती मूवी तब क्या? देखो अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास क्या है? अब देखो ये माना जा रहा है कि अशोक के समय एक क्षेत्र उसने और जीत लिया, उड़ीसा वाला कलिंग विजय, याद आई? तो भाई अब ये इसीलिए कहा जा रहा है कि उसके समय कितने थे? चंद्रगुप्त 4, इसने नया जोड़ा कलिंग। ये अशोक ने जीता था कलिंग युद्ध, ये तो चंद्रगुप्त के समय थे। पांचवा एक और जोड़ा कलिंग, इसकी राजधानी क्या बनी? तोशली। यही तोसली बाद में धौली के नाम से हमने पढ़ा था, अभिलेख। हाँ वो वही क्षेत्र है। तो ये 5 प्रांतों में बटे हुए थे, ये पाटिलपुत्र, ये तक्षशिला का क्षेत्र, और ये सुवर्णगिरी। तो इन क्षेत्रों में उन्होंने 5 तरीके से राजधानियों को अपनी बांट दिया था, प्रांत बना दिए थे। और इनके प्रांतों के प्रमुख हमेशा कौन रहे हैं? राजकुमार। तुम्हें ध्यान हो तो अक्सर, तो हमने एक चीज बताई थी कि उत्तरापथ तक्षशिला बताया था, अशोक तक्षशिला का भी क्या रहा था? गवर्नर, राज्यपाल रहा था। उज्जैन का भी रहा था। लेकिन अब ये तो चारों उसी टाइम के हैं, लेकिन एक बढ़ गया, अशोक ने जीता था क्षेत्र कलिंग वाला, तो कलिंग के बढ़ने से क्या हो गया? ये अलग अलग 5 राजधानियां बन गई। तो ये था प्रांतीय चीजों की बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, प्रांतों से नीचे की तरफ आगे बढ़े तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण चीज आ रही है, नगर। नगर प्रशासन की अगर हम बात करें, देखो नगर प्रशासन की बात, ये एक नया फीचर्स है जिसकी सराहना विश्व में भी हुई। क्या? नगर में प्रशासन कैसा था, इस प्रशासन का वर्णन किया है इंडिका में। इंडिका में सबसे अच्छा वर्णन मिलता है किसका? नगर प्रशासन का। तो यानी उसने इंडिका में मैगस्थनीज जो है, किस लेखक कौन है? मैगस्थनीज। इंडिका में उसने ये बताया कि भाई ये नगर प्रशासन 30 सदस्यों द्वारा होती थी। कितने सदस्य होते थे? 30। और इन 30 सदस्यों में से 6 समितियां होती थी, 6 समितियां। और इन समितियों में कितने? 5-5 सदस्य। हो गए 30, हो गए 30। एक समिति में कितने? 5, 6 समितियां होती थी, उनके आधार पर क्या होता था? अब जो नगर का प्रमुख है, नगर प्रशासन हमेशा कैसे होता था? परिषदों या समितियों के द्वारा होता था, जिनमें कुल 30 सदस्य थे, जिनमें और 6 समितियां थी, और प्रत्येक समिति में कितने? 5-5 सदस्य होते थे। ये हमें इंडिका से प्राप्त होता है, मैगस्थनीज ने बताया। फिर उसने एक चीज और बताई, क्या? कि जो नगर का प्रमुख होता था, जो नगर का प्रमुख होता था, वो ऐसे अगर हम देखें अपने ग्रंथों में तो उसको हमने क्या पढ़ा? नागरिक, नगरों का प्रमुख। लेकिन जो इसने इंडिका में बताया गया नगरों का प्रमुख, उसने ये बताया कौन? एग्रोनोमोई, नगरों का क्या होता था? प्रमुख। और इसको इसने आज के डीएम की तुलना की है।
जिला अधिकारी के तौर पर। आज का जो डीएमओ है उसके तुलना किसकी, नगरों की। समझ में आ गई बात। जो आजकल के जिला अधिकारी होते हैं उसी से तुलना की कि उसका प्रमुख कौन होता था, एग्रोनोमोई होता था। और कहा कि इसके नीचे जो अधिकारी होता था, ऐसा नहीं कि यहीं पे बता के वो चुप हो गया है, इसके नीचे भी बोला एक अधिकारी और होता था, एंटियोनोमोई। ये इसके नीचे का अधिकारी होता था। और बोला कि इसके बाद एक और जो होते थे वो सैन्य अधिकारी भी होते थे। खरा नगर का प्रशासन इस तरीके से किया जाता था, आज भी ऐसा ही होता है। डीएम होता है, उसके अलावा जो अन्य लोग भी होते हैं, तो ये अलग अलग क्या थे अधिकारी बताए। सैन्य अधिकारी ना बन गया बीच में छोटा। उन्होंने ये बताया कि 3 तरह के लोग अधिकारी थे। सैन्य अधिकारी मतलब सेनाओं के जो अधिकारी हुआ करते थे, पुलिस विभाग के होते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, और इंडिका में किसके नगर के प्रशासन की सबसे ज्यादा बात की गई, देखो इंडिका में जो नगर प्रशासन की पालन किया गया वो किसका किया गया है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर का वर्णन है कि इसका प्रशासन कैसे चलता था। और इसको उन्होंने जो कहा है इंडिका में, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया, इंडिका में पाटलिपुत्र के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, पालीब्रोथ। हमने बताया था तुमको, भूल जाते हो सब। तो ये नगर प्रशासन की बात कर ली हमने कि इनके नगर प्रशासन में क्या क्या होता था। जल्दी से भाई लिख लो, इसको भी खत्म करें। नागरिक, अब ये नागरिक होते कौन थे, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ये नागरिक कौन होते थे। ये हमें कोई बताओ भाई, नागरिक होते कौन थे। हाँ देखो, ये एक्चुअली हम क्या बता रहे थे, अच्छा नागरिकों की बात कर रहे थे। ये नागरिक होते क्या थे, एक्चुअली में नागरिक वो बड़े लोग होते थे, एक बड़े व्यापारियों का जो समूह होता था उनको भी नागरिक ही बोला गया। नगर के बड़े व्यापारियों का समूह भी क्या कहलाता था, नागरिक। तो ये ध्यान रखना, ये किसके इक्वल ही बोला गया, जिला अधिकारी के इक्वल बोला गया, एग्रोनोमोई। अब देखो भाई, चलो इसके बाद गांव प्रशासन था। ग्राम प्रशासन का प्रमुख कौन होता था, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए पटना के नगर प्रशासन का या पाटलिपुत्र का सबसे अच्छा वर्णन किसने किया, किसने, मैगस्थनीज ने, और उसकी इंडिका में इसका वर्णन मिलता है। ये कुछ अधिकारी हैं जिनको ध्यान रखना, ये सब लगभग नगर प्रशासन जुड़े हुए अधिकारी हैं। अब बात करें थोड़ा सा गांव का, तो आसान है, गांव में कुछ जानने की जरूरत ज्यादा नहीं है। गांव का प्रमुख कौन होता था, ग्रामीण। गांव की देखो फर्क क्या, गांव को जब हम पढ़ने जाएंगे, गांव को हम तब पढ़ेंगे अच्छे से जब हम पढ़ेंगे जाके कहा, गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड में गांव प्रशासन की बात हुई। चालुक्य के समय दक्षिण भारत में ग्राम प्रशासन की बात है। यहां पर कैसा है, सेंट्रलाइज है, बात समझ रहा है, शासन कैसा है ज्यादातर
सेंट्रलाइज, वहां पर कैसा होता है, लोकलाइज्ड हो जाता है, यानी वहां पर स्थानीय लोगों पे ज्यादा फोकस कि वही शासन सही से करें। तो हाँ, आजकल गांव बना दिए गए। तो अब इस समय यहाँ क्या है, यहाँ पर सेंट्रलाइज शासन है, तो सबसे ज्यादा फोकस देखा गया कहाँ किया गया है, केंद्र स्तर पर। अभी हमने देखा कि इतने सारे अध्यक्ष बना दिए गए, इतने प्रमुख बना दिए गए, वो सब हमें कहां दिखे थे, सेंट्रलाइज सिस्टम पर। अब आते हैं भाई न्याय की बात करें। अगर हम न्याय प्रशासन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास न्याय प्रशासन की जब हम बात करें तो क्या है, देखो न्याय प्रशासन की बात जब हम करते हैं तो सबसे बड़ा न्याय देने वाला अंतिम व्यक्ति होता था राजा। समझ गए, हमेशा राजशाही में न्याय प्रशासन का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन माना गया, हमेशा राजा, उसका ही अंतिम निर्णय होता था। लेकिन यहां पर दो तरीके के न्यायालय बने थे, दो न्यायालय थे, एक कौन से थे, दीवानी न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट, दूसरे कौन से होते थे, फौजदारी। जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, हाँ देखो दो तरीके के न्यायालय की बात की गई, एक कौन से, दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय। अब इनमें क्या फर्क है, जानते हो इनमें डिफरेंस क्या होता है। दीवानी न्यायालय वो होते हैं जो पैसे से संबंधित, भू राजस्व से संबंधित जो पैसा होता है, यानी जो लगान हो गया या खेती बाड़ी से जुड़े हैं, ठीक इन सब से जुड़े हुए जितने विवाद होते हैं वो के कैसे होते हैं, दीवानी में। क्लियर, लड़ाई झगड़ा, किसी को खून निकल गया, किसी ने डंडा हाथ पैर तोड़ दिया, ये सब कैसे मामले हो गए, फौजदारी, जिनमें लड़ाई झगड़ा, बंदूक गोली मार दी, गला फांसी लटका दिया, हाँ ये सब मामले किसमें आते हैं, फौजदारी। अब और भी बहुत सारे कोर्ट होते, फैमिली कोर्ट होते, तलाक वलाक कराने वाले, शादी, हाँ उस समय मान ले रहे कि दो ही तरीके के ज्यादा प्रचलित थे, ऐसा नहीं है। हाँ, चाणक्य ने कहा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में साफ कहा है कि स्त्री या पुरुष कोई भी तलाक ले सकता है। और यही नहीं रुका, चाणक्य यही नहीं रुके, उन्होंने और एक शब्द जोड़ दिया, तलाक को उन्होंने मोक्ष कहा। हाँ तो अपना तो की नहीं, तो सोचते समझते ही रहे कि तो मोक्ष कहा। तो मतलब ऐसा नहीं, अभी हम सामाजिक व्यवस्था में आएंगे, जब हम सामाजिक व्यवस्था देखेंगे तो उसमें आएंगे, अभी तुम प्रशासनिक में है तो कुछ प्रशासन की बात। दीवानी न्यायालय, अब दीवानी न्यायालय वो न्यायालय जिनसे किससे संबंधित होते थे, पैसे से लेन देन या भू राजस्व से संबंधित होते थे। ठीक, हमेशा याद रखना, ये वर्ड हमेशा याद रखना चाहे जब भी। अब इनका जो प्रमुख होता था, अभी हमने वर्ड की, इस न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश जो होता था, अब देखो पुराना याद आएगा, प्रमुख जो न्यायाधीश होता था इसका जो प्रमुख न्यायाधीश को कहा गया है, लिखा था वर्ड वहां पर, इनके प्रमुख न्यायालय को क्या कहा गया, प्रमुख व्यक्ति को व्यवहारिक, और क्रिमिनल वाले को प्रमुख न्यायाधीश। क्या कहा गया, प्रदेष्टा। यहां के जो प्रमुख न्यायाधीश होता था उसको क्या कह दिया गया, प्रदेष्टा। समझ, दोनों अलग अलग चीजें। यहां पर एक ऐसा भी उल्लेख मिलता है,
जहां पर मैगस्थनीज की इंडिका ये बोलती है कि यहाँ पर मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था। उसका कहने का मतलब है कि इस टाइम में मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था, कठिन सजाएं जरूर दी जाती थी, प्रचलन नहीं था। ये इंडिका में कुछ ऐसे वर्डन्स मिलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी राजशाही होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी जहां भी राजशाही होगी वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबसे प्रमुख न्याय करने वाला व्यक्ति राजा ही होगा। अंतिम न्यायालय, जो अंतिम अगर न्याय देने वाला व्यक्ति होता है वो कौन सा होता है? हमेशा राजा। लेकिन राजा के बाद भी ये बड़ी बड़ी कोर्ट्स बना देते थे कि मान लो अगर ऐसे विवाद सब यहीं निपट जाएंगे तो राजा के पास ना जाए, फिर भी कोई विवाद जाता तो राजा तो इनके न्याय हमेशा पलट सकता ही था। तो ये ध्यान रखना हमेशा, दीवानी मतलब क्या होते हैं? जो भू राजस्व, इनसे संबंधित जो न्यायालय होते हैं, किसी ने किसी की खेत जोत लिया, मेड़ काट ली, ये वाले सब किससे आते हैं? दीवानी। हाँ उसी तरह कौन? फौजदारी, फौजदारी लड़ाई झगड़े, चोरी कर लिया, किसी का कुछ उड़ा ले गया, इन सब व्यवस्थाओं का प्रचलन है। ये तो मैं एक अलग तरीके से मिल गया। चलो भाई दूसरे में आते हैं। दीवाने आम दीवाने खास हैं क्या? अच्छा न्यायालय, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, उसमें कोई लिख लो लिख लो। जो दीवानी न्यायालय होते थे उनको क्या बोलते थे? उनको क्या बोला गया है? धर्मनिष्ठ। और उनको जो न्यायालय के नाम है, ये ध्यान रखना, ये किसके हैं? न्यायालय। और हाँ उनके नाम दे दिए गए थे। और जो फौजदारी होता था उसे कंटक शोधक कहा गया। अब ऐसे याद रखना कि किसी ने गाली दे दी तो उसका कंठ खराब हो गया तो उसको सुधारा जाए। तो ये क्या बन गया? इनके नाम है, मतलब न्यायालयों के नाम है। अब आते हैं नेक्स्ट नई चीज। हाँ इतने इतने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े पार्ट नहीं है इनमें। अभी नहीं, खत्म हो गया भाई। गुप्तचर व्यवस्था लिखो भाई, गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर कौन होते हैं? अच्छा हाँ, ये सीक्रेट एजेंट होते हैं जो पता लगाते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं सही है, उन्हीं को जोड़ लो। तो गुप्तचर वो होते थे जो खबर रखते थे। अब सबसे अच्छी बात क्या है? मौर्य प्रशासन की सबसे अच्छी बात तो यही थी, गुप्तचर प्रणाली। हाँ क्यों? चाणक्य कभी महल में नहीं रहा, बाहर रहता था। राज्य के बाहर एक कुटिया बना रखी थी जंगल में अपनी, वहीं रहता था। और उस वहां रहते हुए भी पूरे राज्य की खबर रहती थी। क्या था? गुप्तचर। ठीक, तो पूरे राज्यों में जो खबर रखने का काम करता था वो कौन करते थे? गुप्तचर होते थे। और गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में, जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है उसमें उन्होंने इन गुप्तचरों के लिए स्पेशल नाम का उपयोग किया, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष मतलब जो रहस्यवादी रहते हैं। कलम कहां चली गई? ये गूढ़ पुरुष, अर्थशास्त्र में इनको क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष, अर्थशास्त्र में इनको गूढ़ पुरुष कहा गया। लिख लो, एक पॉइंट लिख लो। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था सबसे विशिष्ट थी, यानी सबसे अच्छी थी।
सबसे विशिष्ट थी, अच्छी थी। ये जो फोन को तो भूल ही जाते हैं हम, इस पे देखते ही नहीं कि ये भी लगा है, दिमाग से उतर जाता मेरे। इसमें लोग जो देखने वाले कहेंगे कैमरा तब देखता ही नहीं आदमी, कैमरे हम सब में बहुत फोबिया है। हाँ, गुण पुरुष किसमें कहे गए? ये अर्थशास्त्र में कहे गए। नेक्स्ट चीज अगर हम इसको समझें, अब समझना, अर्थशास्त्र में उन्होंने ये कहा कि गुप्तचर भी दो प्रकार के होते थे। अब समझना, गुप्तचर, अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचर हैं। अर्थशास्त्र में इनके कितने प्रकार बताए? दो। एक ऐसे गुप्तचर होते थे जो स्थायी होते थे, स्थायी स्थान पर रहते थे। यानी मान लो जैसे कानपुर है, ठीक, तो कानपुर के गुप्तचर है तो उनका एक विभाग बना है, वो गुप्तचर है और वो आसपास कानपुर की देखरेख कर रहा है। तो ऐसे गुप्तचर थे, एक स्थायी थे। ये स्थायी जो गुप्तचर होते थे इनको कहा गया संस्था। स्थायी गुप्तचरों को क्या कहा गया है? संस्था, अर्थशास्त्र में, ठीक। और जो विचरण करने वाले या घूमने वाले, जो घूमने वाले गुप्तचर थे इनको कहा गया संचरा। इनके लिए क्या वर्ड यूज किया है? संचरा, यानी कि संचरित होते रहते थे, चलते रहते थे इधर उधर, उनका कोई एक स्थायी ठिकाना नहीं था। जैसे मान ले रहे हैं कि हो सकता है कि आज वही गुप्तचर कानपुर में हो, कल कन्नौज में मिले, कोई फिक्स जगह इनकी नहीं थी, ये घूमते रहते थे और करते थे। अब चाणक्य बहुत चालाक आदमी था, चाणक्य तो चालाक आदमी था, उसने क्या किया कि यार ऐसे खबरें, अब गुप्तचर जाएगा, एक बार तुम जान गए ये गुप्तचर है तो बच के रहोगे, तो उसने क्या किया, उसने महिलाओं, बच्चों, भिक्षुओं, वैश्याओं, इन सबको गुप्तचर बना दिया। कहां तक बचोगे? साधु भी बने घूम रहे हैं, वो भी गुप्तचर हैं, ठीक, बच्चे हैं वो भी गुप्तचर हैं, महिलाएं हैं वो भी गुप्तचर हैं, वैश्याएं हैं वो भी क्या है? गुप्तचर। सभी प्रकार के व्यक्तियों को गुप्तचर बना दिया। भाई साधु में तो कैसे बन गए? संचरा वाले हैं। वैश्याएं हैं तो कैसी हो गए? संस्था वाली है। भाई एक ही जगह होंगी, वो अपना उनका स्थान होगा, तो उन्होंने इस तरीके से सबको बना दिया, बच्चों को, साधुओं को, महिलाओं को, वैश्याओं को, व्यापारियों को, सबको गुप्तचर बना दिया, सभी वर्गों को गुप्तचर बना दिया। क्यों? क्योंकि वो चलते रहेंगे, खबर मिलती रहेगी। इसीलिए चाणक्य वहां बैठे बैठे सारी खबर रखता था, राज्य में क्या हो रहा है, अपना नहीं आता था, मोह माया से दूर। हाँ भाई, घूमने वाले जो दूसरी जगह जा रहे हैं वहां से भी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो ये व्यवस्था है हमें गुप्तचर प्रणाली में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि किनको क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया। तो ये तो गुप्तचर हो गए भाई। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, तो ये प्रशासन के तौर पर लगभग हमारे पास सारी लगभग चीजें हो गई। अब कोई ऐसी चीज शायद ही प्रशासन में बची हो, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बचा, प्रशासन हमारा कंप्लीट हो गया। यही सब होते हैं। अब सैन्य विभाग में लिखाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये लिखाएंगे चतुरंगी सेना थी। चतुरंगी मतलब क्या है? चार, एक लाइन चाहे तो एक लाइन में पूरा खत्म कर सकते हैं सैन्य विभाग। इसमें क्या है, उन्होंने कहा, एक वर्ड यूज किया, ये कहा गया कि चतुरंगिणी सेना थी। चतुरंगिणी सेना का मतलब समझ में आया क्या है? चार पिलर थे। एक ऐसे थे, मतलब तो यानी चार तरीके की सेना है। चार तरीकों की सेना में से बड़ी आसान सेना है, मोस्टली यही मिलेगा। उन्होंने कहा कि भैया एक क्या थे, बेचारे टुकुल टुकुल वाले थे, पैदल वाले सैनिक जो धीरे धीरे पीछे भाला लिए, तलवार लिए चलते रहते थे। दूसरे बोले कि नहीं भैया, एक तो ये हो गए चतुरंगी में, दूसरे हाँ अश्व सैनिक थे,
अश्व सेना थी, यानी जो घोड़ों से भाग जाते थे जल्दी जल्दी। भाई एक पैदल सेना थी, एक अश्व सेना थी। फिर बोले नहीं, तीसरे भी थे। तीसरे कौन से थे? गज सेना। हाँ बिल्कुल सही। कौन थे? हाथी वाले। दो चार को दारू पिला दो हाथियों को और छोड़ दो, बस जीत जाएंगे आप। तो एक ऐसी सेना थी, गज सेना थी। और एक और प्रकार मिला हमें, चौथा, ये वो थे रथ से, जो रथों से युद्ध करने के लिए जाते थे। ये मतलब यही है कि बड़े प्रमुख जो व्यक्ति हैं चल दिए रथ पे बैठ के, भाई चलो हम, ये वो लोग होते होंगे जो नियंत्रण करते देखते होंगे भाई किधर क्या चल रहा है, अपना भी लड़ रहे हैं और साथ साथ में ये भी देख रहे हैं सेना किधर हार रही किधर जीत रही है। तो ये इस प्रकार की सेना का वर्णन किया गया भाई। तो हाँ नॉर्मली है, उसको भी कुछ, तभी तो कह रहे हैं इनमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है बस। और मैं याद भी है, देखो सेनापति था, नायक था और दंडपाल था, तीन लोग इससे जुड़े हुए थे भाई। सेनापति प्रमुख था इन सबका। जो नायक था वो क्या था? नायक मतलब इन टुकड़ियां जो होती थी सेनाएं, उनका प्रमुख होता था। मतलब अभी जो मान लो हर किसी का नायक की एक ना एक तो प्रमुख होगा, लीडर जो कि जिसको कह सकते हैं, वो होता था। फिर दंडपाल साहब होते थे कि भैया किसके पास हथियार कम है या संसाधन, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, पानी व्यवस्था करनी, ये सब करने का काम उसके पास था। तो ये हमें सेना का भी को मिलता है, इसके सैन्य व्यवस्थाओं का। क्योंकि बहुत सारे जो यूनानी लेखक हैं उनमें से इसके बारे में काफी लिखा, जैसे जस्टिन हो गया, प्लूटार्ट हो गया, इन लोगों ने लिखा कि इसके पास एक बड़ी सेना थी। अब उस सेना से कोई मतलब नहीं ना कितने हजार घोड़े थे, अब हजार घोड़े गिन थोड़ी रहा था कोई भाई। इन सबको, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, इन सब में खोपड़ी बिल्कुल खराब नहीं करनी है। तो क्या 16,000 लिख रही क्या? इनसे कोई मतलब नहीं है। तो बस, तो ये हमारे पास सैन्य प्रशासन में मिल जाता है कि सेना में ये चीजें हुआ करती थी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े भाई। तो ये हमारा सैन्य जो प्रशासन था, लगभग मौर्य प्रशासन, ये हमारा कंप्लीट है। गांव में कोई ऐसी चीज बचती नहीं। गांव में क्या होता था? ग्रामीण होता था। गांव प्रशासन, अभी गांव प्रशासन एक व्यक्ति के द्वारा देखा जा रहा है जो उनको देखने के काम कर रहे हैं। अब हमारे पास तीन चीजें और बची हैं। ये तो मान ले रहे प्रशासनिक या राजनीतिक व्यवस्था में चला गया। अब हमारे पास एक बचा है आर्थिक, एक है सामाजिक, और इसको तो हम ना ही पढ़े तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि धार्मिक नीतियां लगभग हम लोग इस शासक के साथ ही जानते रहे हैं कि शासक के साथ उनकी धार्मिक नीतियां क्या थी। और अगर हम एक और चीज जो पढ़ सकते हैं वो हमारे पास है स्थापत्य कला को लेकर, जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम पढ़ सकते हैं। तो अब हम ऐसा कर देना, खत्म, इनको इकट्ठा जोड़ देंगे हम, धार्मिक एवं सांस्कृतिक। संस्कृति में तो वो आ ही जाएंगे बस। तो इसको तो हमारे ये रहेगा कि चलो उससे जुड़ जाएगा आर्ट एंड कल्चर में, उसमें से पूरा आ जाएगा तो हम वो भी देख लेंगे। हमारे पास तीन टॉपिक इसके मेन बचे हैं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। सामाजिक व्यवस्था भी बड़ी आसान है। आर्थिक व्यवस्था में कुछ नहीं, कुछ टैक्सेस है जिनको तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है, नाम जो वर्डिंग यूज की गई, बाकी इतना कोई टैक्सों का वो नहीं है। बस आसान से केवल टैक्सों के नाम याद करने की जरूरत पड़ती है। और वहां पर ज्यादा टैक्स नहीं, लेकिन अलग अलग टैक्सों के अलग अलग नाम होंगे ना भाई, अलग अलग नाम होते ना, कृषि से जुड़े हुए कुछ नाम होंगे, उनसे जुड़े कुछ नाम होंगे। एक सामाजिक पहलू भी है जिसको हमें थोड़ा सा समझना है कि इसमें हमें क्या देखना होता है ना, डिफरेंस को देख के हम चलते हैं। अर्थशास्त्र कहीं दूसरी जगह बोलती है और इंडिका कुछ जगह पर दूसरे तरीके से बोलती है। हाँ, क्यों?
अर्थशास्त्र जो है वो ये कहती है कि सती प्रथा नहीं थी चाणक्य की, लेकिन यूनानी लेखक जो हैं वो ये कहते सती प्रथा प्रचलन था इस समय। दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ गए बच्चे, दोनों चीजें अलग हैं। हम यूनानी लेखकों की बात कर रहे हैं, उन्होंने लिखा कि भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। अर्थशास्त्र में कहीं सती प्रथा का जिक्र नहीं। यूनानी लेखकों ने लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। चाणक्य साहब 9 प्रकार के दास बताने के लिए तैयार बैठे, नाम भी दे देते हैं कितने प्रकार के दास होते हैं। तो वो दास प्रथा, इसका मतलब क्या गई, कहीं ना कहीं दास प्रथा रही होगी। नहीं, सती प्रथा एक्चुअली में हम इसलिए कह सकते नहीं थी इस पर्पज पर, क्योंकि जो यूनानी लेखकों ने जो इस समय बुक लिखी हैं वो है इंडिका लिखी गई ज्यादातर में। इंडिका मूल रूप में मिली नहीं, इंडिका का वर्णन अलग अलग लोगों ने लिखा, उसी के अंश थोड़े थोड़े प्लूकार्ड, स्टेलिन, स्ट्रैबो, जस्टिन, टॉलमी, इन सबके में मिलते हैं। तो अब ये लेखक थोड़े बाद के हैं, तो हो सकता है कि बाद में इस प्रथा हो, उसी की वजह से चल रहा हो। तो इसका कारण ये हो सकता है कि हो भी सकती है नहीं भी, क्योंकि हमें ऐसा कोई सोर्स अभी तक सही से नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम में हम कोई ऐसा अभी तक हमें सोर्स नहीं मिला। तो इसके बेसिस पर, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सती प्रथा यूनानियों के हिसाब से है और उनके हिसाब से नहीं। नहीं, पहले का उतना रख रखाव और उन चीजों का उतना महत्व नहीं था जितना अब है। तो ये तो खैर हमने बात कर ली इन सब की। अब एक चार मेन हेडिंग डाल दो, एक हेडिंग डाल दो, फिर हम लोग चर्चा ही कर लेते हैं अगले के लिए। क्या आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था।